बहुरानी अनामिका खिड़की के पास खड़ी होकर दुखी चेहरा बनाकर बाहर देख रही थी। तभी उसका सेलफोन बजता है। वो आकर फोन उठाती है। बताइए जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अनामिका, तुम माँ पिताजी कैसे हो? यहाँ हम सब ठीक है। यूएस में आपकी मेडिकल की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है अनामिका। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। डॉक्टर बनने का मेरा एक सपना था, पर ये नहीं पता था कि वो सपना तुम सच कर दोगी। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जी, सासू माँ, ससुर जी सभी ने बहुत मेहनत की है। ये बात आप मत भूलिएगा। ये कैसे मैं भूल सकता हूँ? तुम लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। पर अनामिका, मैं समझ सकती हूँ, आपको खर्च के लिए पैसे चाहिए ना? हाँ अनामिका, मैं 2 दिनों में आपको भेज दूंगी। आप अच्छे से पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाइए और आपके सपने पूरे कर लीजिए। जरूर अनामिका, मैं जरूर करूँगा। ठीक है जी, अच्छे से खाइएगा और समय पे सोइएगा, तभी जाके स्वस्थ रहेंगे। इस तरह कहकर अनामिका फोन रख देती है। फिर वो दुखी होकर मनी मन सोचती है, अब मैं उन्हें पैसे कैसे भेजूं? अब तक मैं और सासू माँ होटल में काम करते थे तो तनख्वाह मिलती थी, वही पैसे हम उन्हें भेज देते थे। और ससुर जी जो वॉचमैन का काम करते थे, उसी से हम अपना गुजारा करते थे। पर अब क्या होगा? इस तरह से वो सोचती है। तीसरे दिन वो 2 जानवरों को देखती है कि छांव में बंधे हुए हैं। शारदा उन दोनों बैलों को घास खिला रही थी। बहू अनामिका 2 बाल्टी पानी ले जाकर उन बैलों के सामने रख देती है। माँ जी, घर का काम काज, खाना पकाना, बैलों को पानी, सब हो गया, कुछ और काम है? और क्या काम होगा बहू, तुमने तो सब कर दिया। जाओ जाके टीवी देखो। सास बहू इस तरह से चर्चा कर रही थी, तभी प्रसाद घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं सास बहू को। शारदा, आज तुम सास बहू होटल नहीं गई, अभी तक घर पर हो। आज के बाद से हमें जाने की जरूरत भी नहीं। मैंने तुमसे क्या पूछा और तुम क्या जवाब दे रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बात है जरा साफ साफ खुल के बताओ। ना बहू को ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। पहले तो बड़ा गुस्सा आता था, डांटते रहते थे कि हम दोनों होटल में क्यों काम कर रहे हैं। अब अचानक से इतना प्यार से मीठी मीठी बातें। तुम बताओ बहू, होटल क्यों नहीं गई? असल में पिताजी, होटल के मालिक को कुछ पारिवारिक समस्या हो रहा था, इसीलिए उन्होंने होटल बेच दिया। अब हमारे पास काम नहीं। यानी कि फिर से हमें भूखे सोना पड़ेगा। उनकी बातें सुन के सास बहू कुछ जवाब नहीं दे पाती है। प्रसाद भी बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर चले जाते हैं। वो जाकर सोफे में बैठते हैं। फिर अमेरिका में रहने वाले बेटे को वो फोन लगाते हैं। बेटा रमेश, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ अनामिका, भव्या, सब ठीक है ना? सब बढ़िया है बेटा, रुको तुम्हारी माँ और अनामिका को बुलाता हूँ। जल्दी बुलाइए पिताजी। शारदा, अनामिका, अमेरिका से बेटे ने फोन किया है। ये सुनकर शारदा अनामिका खुशी खुशी अंदर से बाहर निकल आती है। प्रसाद के हाथ से फोन लेकर वो दोनों बात करने लगती है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। इस समय तुम लोगों का देखभाल करना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरे डॉक्टर बनने के सपने की वजह से आज तुम लोगों को परेशान कर रहा हूँ। बहू ने बताया मुझे, अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, पैसे मिलेंगे तो हम भेज देंगे। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। शारदा और प्रसाद को दुखी देखकर अनामिका उनके पास जाती है। माँ जी, हमारे लिए कहीं पे भी काम नहीं है क्या? हाँ बहू, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। वो क्या है बहू? बैलगाड़ी होटल सासू माँ। बैलगाड़ी होटल? वो कैसे बहू? वैसे पिताजी, माँ और मुझे तरह तरह के पकवान बनाने आते हैं, सब्जी आती है, तरह तरह की चटनियाँ आती है। वैसे भी बैलगाड़ी खाली पड़ी हुई है, 2-2 बैल भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। अगर हम बनाने के सामान और स्टोव लेके शहर में गए और वहाँ बेचे तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, चलो शुरू करते हैं। इस तरह सास बहू चर्चा करती है। फिर बैलगाड़ी को अच्छे से सजाती है, उसमें तरह तरह के बर्तन रखती है और सारा इंतजाम करके वो शहर के लिए निकल जाती है। वहाँ जाते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी। बैलगाड़ी में ही अनामिका डोसा बनाने का सारा बंदोबस्त कर लेती है। जो भी वहाँ से गुजर रहे थे, गर्मा गर्म डोसा की खुशबू से सभी लोग आकर्षित होकर अनामिका के होटल में आने लगते हैं। तरह तरह के प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट डोसा खा के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शारदा पड़ोसने का काम करती है और प्रसाद लोगों से पैसे लेने का काम करते हैं।
पहले दिन ही सास बहू का बैलगाड़ी होटल बहुत ही सफल रहता है। चाहे डोसा का बैटर हो, डोसा हो, सब कुछ एक साथ खत्म हो जाते थे, जिस वजह से सोच से भी ज्यादा वो पैसे कमाने लगे और इस बात से सभी लोग बहुत खुश भी थे। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है। बहू, तुम्हारा ये बैलगाड़ी होटल का परिकल्पना बहुत ही अच्छा है। हाँ माँ जी, जिसे भी हम देखते हैं वो नाश्ता बेचने के लिए 2 व्हीलर गाड़ी या फिर ठेले पे बेचता है, इसीलिए मुझे लगा लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ अलग से करना होगा, इसीलिए मैंने ये तरकीब चुना। बहुत बढ़िया, तरकीब बहुत अच्छी है। ये तकलीफ जब तक तुम्हारा पति डॉक्टर ना बन जाए। हाँ अनामिका, रमेश बस डॉक्टर बन जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े अस्पताल में वो नौकरी करेगा, ढेर सारे पैसे कमाएगा, फिर हम सभी मिलके खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। बात चली रही थी तभी रमेश अनामिका को फोन करता है। अनामिका फोन उठाकर बहुत ही प्यार से बात करती है। अगले दिन अनामिका फिर से बैलगाड़ी लेके शहर में चली जाती है। भीड़ भाड़ जगह देखकर अपने बैलगाड़ी को लगाती है, फिर वहीं पे गर्मा गर्म स्वादिष्ट डोसा बनाने लगती है, जिसके खुशबू से जो लोग पहले आए थे वो अपने साथ साथ अपने प्रियजनों को भी वहाँ पर ले आते हैं। फिर सभी लोग वहाँ पे अनामिका के टिफिन सेंटर में गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में अनामिका का बैलगाड़ी होटल बहुत फेमस हो जाता है और वो पैसे रमेश को भेजकर वो रमेश को डॉक्टर बनने में मदद करती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। बहू अनामिका स्कूटी चलाते हुए बड़े ही तेज गति से जा रही थी और उसके पीछे उसकी सासू माँ शारदा बैठी हुई थी, जिनके हाथों में 2 दर्जन मुर्गियाँ थी। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बहू जरा धीरे चलाओ, हाथ में जो मुर्गियाँ है ये डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही है। अगर कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि हम चोरी करके भाग रहे हैं। अरे माँ जी, अगर इस गति से नहीं गए तो हम दोपहर तक चिकन बिरयानी नहीं तैयार कर पाएंगे, नहीं तो। इतना कहकर वो और तेज गति से स्कूटी चलाने लगती है। शहर के एक व्यस्त जगह पर जहाँ वो बिरयानी बेचा करती थी, वहाँ पर आके वो अपना स्कूटी रोकती है। शारदा स्कूटी से उतर के, तुम्हें मना करने के बावजूद तुम मुझे 100 की गति में ले आई। अब देखो मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, अगर अभी जल्दी नहीं गई ना तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगा। इतनी देर में अनामिका भी स्कूटी से नीचे उतरती है। शारदा मुस्कुराती है, फिर अनामिका मुर्गियों को लेकर अंदर चली जाती है। शारदा देर ना करते हुए हल्का होने के लिए भागते हुए बाथरूम की तरफ जाती है। अनामिका मुर्गियों को लेकर सीधा किचन की तरफ आ जाती है। वहाँ विराट चाकू लेकर तैयार था मुर्गियाँ काटने के लिए। मालकिन, आपने आज बहुत देर कर दी। बात मत करो विराट, अब काम करो, दोपहर तक तुम्हें चिकन बिरयानी बना के तैयार रखना होगा। इतना कहकर वो काउंटर के पास आ जाती है, फिर वहाँ पे भगवान को दिया लगाती है और पूजा करती है। इसी तरह वक्त निकलते निकलते भोजन का टाइम हो गया। उस पूरे इलाके में सास बहू का चिकन बिरयानी बहुत फेमस था, इसीलिए बहुत व्यस्त रहता था। शारदा काउंटर पे बैठ के लोगों को टोकन देती थी और उसके बदले पैसे लेती थी। किचन में अनामिका सभी के प्लेट में चिकन बिरयानी परोसती थी। रमेश उन प्लेट्स को किचन से ले आके सभी के टेबल पे दिया करता था। जिन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया होता है, प्रसाद उन्हें कोल्ड ड्रिंक देते थे, नहीं तो बाकियों को पानी दिया करते थे। आधा घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्टर नरेंद्र शारदा के काउंटर के पास आते हैं। हाँ कहिए। ऐसा है मैडम, मैं यहाँ पे बिरयानी का डील करने आया था, तो थोड़ा वक्त मिलेगा क्या मुझे? अभी देख रहे हो ना, बात करने का समय नहीं है। ऐसा मत कहिए, हर दिन हमें 100 बिरयानी लगेंगे, क्या आप हमें 100 बिरयानी सप्लाई दे सकती हैं? ये सुनते ही शारदा क्षणिक के अंदर ही बहुत आश्चर्य होकर देखने लगती है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ। इतना कहकर शारदा काउंटर से उठ के किचन की तरफ चली जाती है। वह किचन में जाकर देखती है कि बिरयानी परोस रही है अनामिका। फिर वो पूरी बात अनामिका को बताती है। अनामिका खुशी होकर नरेंद्र से बात करने के लिए बाहर आती है। ठीक है सर, फिर 100 बिरयानी आप तक रोज हम पहुंचा दिया करेंगे, पर एक दिन पहले उसके लिए आपको मुझे पेमेंट करना होगा। हाँ जरूर, एक दिन पहले ही मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, तो अभी मैं कर देता हूँ। इतना कहकर नरेंद्र पैसे दे देता है। ये देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। उस रात सभी लोग घर में चिकन बिरयानी खाते हैं। प्रसाद और रमेश बहुत थके हुए थे, इसीलिए अपने अपने कमरे में जाके आराम से सो जाते हैं। पर सास बहू जो बिरयानी का ऑर्डर ली है उसी के बारे में हिसाब लगा रही थी और बातचीत कर रही थी।
बहू, मैं एक तरकीब बताऊं क्या जिससे अच्छे पैसे आएंगे? बताइए माँ जी। पैसे खर्च करने की बात हो तो मैं तो ना कह दूंगी, पर आने की बात हो तो हमेशा हाँ ही होगी। पता है बहू, हम दोनों ही लालची और बहुत बड़े स्वार्थी हैं। आशा रखनी अच्छी बात है ना। हमें पैसे बचाने होंगे, सही कहा ना बहू? हाँ माँ जी। हमारे बिरयानी सेंटर के सामने ही कौवा बेचने का एक दुकान है, देखा है कभी तुमने? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ से देखोगी तुम? एक बार स्कूटी में चढ़ गई तो बस गाड़ी चलाती हो और रास्ता ही देखती हो। एक बार उस दुकान में जाकर हम कहेंगे कौवा को इस तरह रखना पाप है, हमें दे दीजिए, हम जंगल में ले जाके इन्हें उड़ा देंगे। फिर एक एक कौवे को रोज काट काट के हम बिरयानी के साथ मिला के बेच दिया करेंगे। ये सुनते ही अनामिका का चेहरा मानो खिल उठता है। फिर सास बहू खुशी खुशी उस रात सो जाती है। अगले दिन ही सुबह सुबह सास बहू वो कौवा बेचने वाले के दुकान पे पहुंच जाती है। बताइए मैडम, आप लोगों को कितने कौवे चाहिए? अरे तुम कौवे बेचा करते हो, तुमसे कौन कौवा खरीदेगा बताओ? अरे मैडम, जो पक्षियों को दाना देता है वही खरीदता है, ताकि पक्षियाँ अच्छे से दाना चुगे, उसके बाद वो इन्हें उड़ा देते हैं। और फिर वही कौवे को फिर से पकड़ के ले आते हो? हाँ मैडम। क्या तुम्हें पता है कौवा बेचना इस तरह पाप है? अगर मैं एक बार फोन करके इस बारे में पुलिस को बता दूं तो तुम्हें जेल तक हो सकती है। ये बात सुनते ही शरण बहुत ज्यादा डर जाता है। पुलिस को मत बताइए, आप जो कहेंगी वही करूँगा। ठीक है, फिर तुम मुझे 10 कौवे दे दो। फिर शरण उसे 10 कौवे दे देता है। इस बात से सास बहू बहुत खुश हो जाती है और अपने साथ उन कौवों को अपने बिरयानी सेंटर ले जाती है। फिर वहाँ विराट से कहती है, विराट, इन्हें काट कर तुम मुर्गियों के साथ मिलाकर मुझे ला के देना। इतना कहने पर विराट काट के सास बहू को जाके दे आता है। इस तरह सास बहू जाके रोज रोज शरण को डराने धमकाने लगी और फिर कौवों को काट के मुर्गियों के साथ मिला के वो 100 बिरयानी का पार्सल रोज नरेन को देने लगी। पर जितने लोग भी वो बिरयानी खाते थे, कोई ना कोई जरूर उल्टी करता था। एक दिन शरण को उनपे शक होता है। वो ऑटो में बैठकर सास बहू का पीछा करते हुए उनके बिरयानी सेंटर तक जाता है। वहाँ वो चिकन बिरयानी में चिकन के साथ साथ कौवों को मिलाकर पकाते हुए देख लेता है। वो खिड़की से यह सब देखता है। फिर बिना आवाज किए हुए, ताकि सास बहू को पता न चले, वो फिर से ऑटो में बैठकर वहाँ से सीधा एसआई अरविंद से मिलने चला जाता है और मिलावटी चिकन बिरयानी के बारे में वो सब कुछ बता देता है। ठीक है, चलो। इस तरह एसआई अरविंद कहते हैं। फिर शरण के साथ सास बहू के चिकन बिरयानी सेंटर पहुंच जाते हैं। किचन चेक करना चाहते हैं। इतना कह के अरविंद सीधा किचन में चले जाते हैं। वहाँ कौवे और मुर्गियों के पंख मिलते हैं। सास बहू को गिरफ्तार करके सीधा वो जेल में डाल देते हैं। रमेश और प्रसाद बहुत चिंतित हो जाते हैं। सास बहू, तुम्हारी अपनी लालच की वजह से आज तुम कहां से कहां पहुंच गए। अब तुम्हें सही सबक मिलेगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। फिर सास बहू जेल में बंद रही और वहीं पे रहकर वो सजा काटने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।